काल की चर्चा हो जाए साथियों। उत्तर वैदिक काल सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इस समय अवधि में लिखे गए थे मित्रों। ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद लिखा गया था, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। अब उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, बाकी के 3 वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। अब हम इस क्लास में उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पे चर्चा करेंगे इस क्लास में साथियों। आगे देखिए, राजनीतिक जीवन में अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ऋग वैदिक काल में राजा का पद का चुनाव होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद अब पैतृक हो गया, वंशानुगत हो गया। कहने का मतलब अब राजा का लड़का राजा होगा। अब राजा एक निश्चित रूप से एक अब अस्थाई पद हो गया, एक तरह से कह लीजिए। अब राजा को कोई हटा नहीं सकता, उसका लड़का राजा होगा, फिर उसका लड़का मतलब एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी राजा होने लगे, तो निश्चित रूप से निरंकुश होंगे। अब राजा कर भी लगाने लगा। 1/6 कर का उल्लेख मिलता है, 1/6 भाग कर। जो इसके पहले ऋग्वैदिक काल में मैंने चर्चा की थी कि स्वेच्छा से राजा को उपहार दिया जाता था, जिसे बलि कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे अब निश्चित हो गया कि नहीं, अब राजा को टैक्स देना ही देना है। और साथियों यह कर भी निश्चित कर दिया गया। अभी हमने आपसे कहा 1/6 जो है 1/6 भाग कर के रूप में प्रदान किया था साथियों। अब कुछ जो कबीले थे, 10 कबीलों की मैंने चर्चा की थी, तो कुछ कबीले अब जो है शक्तिशाली हो गए, जुड़ कर मिलकर अलग कबीलों की रचना करने लगे। इसमें जो है पुरु और भरत मिलकर कुरु कबीला बना, पुरु और भरत मिलकर कुरु कबीला बना, तुर्वस और कृवि मिलकर पांचाल कबीला बना। मित्रों, भारत आर्यों का जो आगमन था वो पश्चिमोत्तर भारत से प्रवेश किए थे, तो धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गए। और एक इनका जो सिस्टम बना, देखिए, उत्तर में जो राजा शासन करता था उसे विराट कहा जाता था साथियों। दक्षिण में जो राजा शासन करता था उसे भोज कहा जाता था। जो राजा पूर्व में शासन करता था उसे सम्राट कहा जाता था। आप सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे, राजा भोज का नाम सुने होंगे, और राजा विराट का भी नाम सुने होंगे साथियों। और पश्चिम में जो राजा शासन करता था उसको स्वराट कहा जाता था। और साथियों, अगर कोई राजा इन सबको पूरा जीत लेता था उसे एक राट कहा जाता था। तो ये राजाओं के पद के नाम, एक तरह से कह लीजिए कि जो पूर्व में शासन, जो राजा पूर्व में गद्दी पे बैठा है उसे क्या कहा जाएगा, सम्राट कहा जाएगा। जो दक्षिण में गद्दी पे बैठा है उसे भोज कहा जाएगा, इस तरह से। और राजनीतिक जीवन में अगला जो सभा और समितियां थी, राजा की सलाहकार थी। अब सभा समिति की जो सलाह थी, ये राजा इसको मानने के लिए बाध्य नहीं था, बल्कि अब ये केवल सलाह तक ही दे सकती थी, राजा माने अथवा न माने। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, रत्नियों का मतलब ये एक तरह से मंत्री थे। 12 मंत्रियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो राजा के सभा में अथवा समिति में उपस्थित रहते थे, राजा को सलाह दिया करते थे। तो इस तरह से कह लीजिए कि उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन था वो अब संगठित राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। इसके पहले लोकतंत्र था, लेकिन अब संगठित राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। एक परिवर्तन, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला, वो ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र में क्या हुआ, स्थायित्व आ गया। देखिए, सामाजिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। अब देखिए, सामाजिक जीवन पितृ प्रधान समाज था, जो जैसा कि ऋग वैदिक काल में भी था, लेकिन यहां स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। स्त्रियों की दशा में क्या आ गई, गिरावट आ गई साथियों। और स्त्रियों की दशा में गिरावट आने के बाद स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया गया। स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मित्रों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया, जन्म। अभी देखिए, ये तीनों बातों को आप समझिएगा। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा पुरुषों के समान थी, यहाँ स्त्रियों की दशा गिर गई। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, यहाँ उपनयन संस्कार बंद हो गया। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, जन्म नहीं था, लेकिन यहाँ पे जन्म हो गया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ। कहाँ, कब, उत्तर वैदिक काल में। देखिए, आगे समझा जाए थोड़ा था।
अब एक अगला स्टेप आता है, कहाँ उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था थी। जब लोग निषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। मित्रों आश्रम व्यवस्था को एक थोड़ा सा समझिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इसको एक मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मानकर इसे 25-25 वर्षों में विभाजित करके 4 भागों में बांट दिया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष, इस आश्रम में अध्ययन करना है और अध्ययन मनन और गुरु के समीप गुरुकुलों में जाकर इसी आश्रम में उपनयन संस्कार होता था। तो आश्रम व्यवस्था कुल मिला के एक तपस्या के लिए इसको बनाया गया कि एक तपस्या की जाएगी छात्रों द्वारा, बच्चों द्वारा, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और वहीं पे गृहस्थ आश्रम में उसको शादी कर 25 साल तक पहुंचते पहुंचते गृहस्थ आश्रम में शादी विवाह करके जो है वैवाहिक जीवन, जो पितृ ऋण या देव ऋण, तमाम तरह के ऋण निर्धारित किए गए थे, इसको 25 से 50 साल इसको निर्धारित किया गया कि कोई भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में इनकी पूर्ति करेगा, इन ऋणों को अदा करेगा। और वानप्रस्थ आश्रम में घर पे रहते हुए पूजा पाठ दान दक्षिणा करेगा। और संन्यास आश्रम 75 से 100, इसमें पहुंचकर व्यक्ति को पूरी तरह से घर को छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने की व्यवस्था निर्धारित की गई। मित्रों 4 तरह के आश्रम बांटे गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और इनके लिए एक आश्रम का मतलब श्रम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति, इस तरह की व्यवस्था की गई। 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है और विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। मित्रों आप इसका अध्ययन कर लेंगे। 16 संस्कार और विवाह के 8 में से 4 निंदनीय, 4 प्रशंसनीय। इसमें जो है गंधर्व विवाह था और इस तरह से तमाम विवाह थे। इसकी लिंक हम दे देंगे, इसका अध्ययन आप कर लेंगे ना किसी क्लास में। सामाजिक व्यवस्था जहां होगी वहां चर्चा हो जाएगा। देखिए मित्रों आइए हम चर्चा करते हैं आर्थिक जीवन की। देखिए साथियों उस समय का जीवन भी, आर्थिक जीवन भी पशुचारण प्रवृत्ति पे था। यहाँ भी आर्थिक जीवन पशुचारण है, यानी अभी भी आर्य पशु को चराने का काम किया करते थे, गायों को चराने का काम किया करते थे। साथ साथ ये कृषि करते थे, व्यापार करते थे, हस्तशिल्प का उद्योग था। मित्रों अभी भी वस्तु विनिमय होती थी। मुद्रा में थोड़ा सा निस्क का उल्लेख मिलता है। सोने के सिक्के, मुद्रा की इकाई निक्स थी, इसका भी उल्लेख मिलता है। मित्रों इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव दिखता है वो 1000 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य अंतरजी खेड़ा से मिलते हैं। ये बहुत पूछता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। लोहे के साक्ष्य अंतरजी खेड़ा में मिलना शुरू हो गए थे। ये अंतरजी खेड़ा से लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में मिला था। कुल मिला के आर्थिक जीवन देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेद दोनों में आर्थिक जीवन में बहुत बदलाव नहीं आया था। हाँ ये जरूर है कि लोगों का जीवन संतुष्ट था, क्लोज इकोनॉमिक थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बहुत उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हाँ लोग अपने में खाते पीते बिल्कुल मस्त थे और किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं था। मित्रों आगे हम धार्मिक जीवन की चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव धार्मिक जीवन में क्या आया। उस समय हमने अभी चर्चा की ऋग्वैदिक काल में धार्मिक आडंबर नहीं थे। यहां अब आपको बताना चाहेंगे कि यहां धार्मिक आडंबर ऑटोमेटिक आ गए साथियों। अब देखिए हुआ क्या, धार्मिक कर्मकांड की शुरुआत हुई, यज्ञों में पशु बलि शुरू हो गई। साथियों जो धार्मिक कर्मकांड थे वो बहुत तेजी से बढ़े, आगे क्लासों में हम चर्चा करेंगे इसकी। हाँ पशु बलि प्रारंभ हो गई या यज्ञों में और तरह के जो तमाम तरह के जीव जंतुओं को, पशुओं को काटा जाने लगा। और मित्रों सतपथ ब्राह्मण पूर्व जन्म का उल्लेख भी हुआ। पूर्व जन्म माने का मतलब सीधा सीधा कहीं न कहीं से पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ा। इस काल में ब्राह्मणों और पुरोहितों का क्या बढ़ा, वर्चस्व बढ़ा। कर्मकांड बढ़े तो वर्चस्व बढ़ना स्वाभाविक था। जो प्रकृति पूजा हुआ करती थी वो थोड़ा सा कम हो गई। अब इसी के बाद से मूर्ति पूजा का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। मूर्ति पूजा का उल्लेख गुप्त काल और मौर्य काल में मिलता है। इसकी चर्चा आगे की क्लासों में की जाएगी। मित्रों पुरुषार्थ निर्धारित किया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ भी निर्धारित किए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये देखिए आप देखेंगे कि
उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दोनों में विशेषतर जो ये अंतर सहित कंपेरिजन करते हुए हमने चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद साथियों।